हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हमारा सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और सिजोफ्रेनिया को हम किस में क्लासीफाई करते हैं? फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर। तो ये फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर क्या होते हैं? हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर को क्या करते हैं, दो पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर को हम इसको साइकोसिस और एक हम न्यूरोसिस। न्यूरोसिस क्या होते हैं? माइनर डिसऑर्डर होते हैं और जिनके अंदर क्या होता है, इनसाइट प्रेजेंट होती है। जबकि साइकोसिस जो होते हैं मेजर डिसऑर्डर होते हैं और इनके अंदर इनसाइट एब्सेंट होती है। यानी कि इसमें पेशेंट को अपने डिजीज़ के बारे में पता नहीं होता, उसको लगता है कि मैं बहुत ठीक हूँ और मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि अगर न्यूरोसिस किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसको लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मुझे अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो साइकोसिस जो होता है, इसको हम फिर अगेन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे होते हैं फंक्शनल, दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन की वजह से हमारा जो साइकोसिस होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर। और हमारा जो फंक्शनल की वजह से, यानी फंक्शनल जो साइकोसिस होता है, उसके अंदर आता है हमारा सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया किसके अंदर आता है? फंक्शनल के अंदर। और ऑर्गेनिक के अंदर हमारे आते हैं डेलीरियम और डिमेंशिया। तो हम बात करते हैं सिजोफ्रेनिया की। तो सिजोफ्रेनिया क्या है? हमारा फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। यानी कि फंक्शनल साइकोसिस साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या हमारा सिजोफ्रेनिया। अब जो सिजोफ्रेनिया होता है, वो सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया की हम बात करें तो सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया का मतलब है स्प्लिट माइंड, यानी कि स्प्लिट ऑफ माइंड इज नोन एज सिजोफ्रेनिया। स्प्लिट का मतलब क्या है? एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन। यानी कि एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिजोफ्रेनिया। स्प्लिट ऑफ माइंड इज नोन एज सिजोफ्रेनिया। और सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है? हमारे जो ब्रेन के फंक्शंस जो होते हैं, कोग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं, हमारे मूड जो होता है, हमारा बिहेवियर जो होता है, बिहेवियरल फंक्शन जो होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? अल्टर हो जाते हैं। इसलिए हम इसकी जब डेफिनेशन लिखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन में हम लिखते हैं सिजोफ्रेनिया। यानी कि सिजोफ्रेनिया को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SCZ। ठीक है, सिजोफ्रेनिया इज ए साइकोटिक डिसऑर्डर विच लीड डिस्टर्बेंस इन मूड, बिहेवियर एंड थिंकिंग। तो यानी कि हमारा सिजोफ्रेनिया जो होता है, या सिजोफ्रेनिया को हम बोलते हैं स्किजोफ्रेनिया भी। यानी कि स्किजोफ्रेनिया बोल सकते हो या सिजोफ्रेनिया बोल सकते हो। तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है कि साइकोटिक डिसऑर्डर है। और साइकोटिक में भी कौन सा? फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर विच लीड टू डिस्टर्बेंस इन। और किस किस में डिस्टर्बेंस होता है? मूड के अंदर, बिहेवियर के अंदर और थिंकिंग के अंदर। या हम बोले कि मूड, बिहेवियर और हमारी कॉग्निशन जो होती है, हमारी कॉग्निटिव पावर जो होती है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं? सिजोफ्रेनिया। अब बात आती है कि सिजोफ्रेनिया जो होता है, सबसे पहले सिजोफ्रेनिया दिया किसने था? सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे, एमिल क्रैपलिन ने क्या था, 1896 के अंदर एक वर्ड दिया था, डिमेंशिया प्रिकॉक्स। और वो डिमेंशिया प्रिकॉक्स जो था 1896 के अंदर इन्होंने डिमेंशिया प्रिकॉक्स दिया था। और ये डिमेंशिया प्रिकॉक्स का किसके संदर्भ में दिया था इन्होंने? सिजोफ्रेनिया के अंदर। इन्होंने कहा था कि एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, स्प्लिट ऑफ माइंड होता है जिसके अंदर, और उसको हम बोलते हैं डिमेंशिया प्रिकॉक्स। और ये किसने दिया था? एमिल क्रैपलिन ने डिमेंशिया प्रिकॉक्स दिया था। और कब दिया था? 1896 के अंदर। फिर उसके बाद क्या था कि 1896 में इन्होंने डिमेंशिया प्रिकॉक्स दिया और हमें सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया। लेकिन उस टाइम उन्होंने सिजोफ्रेनिया वर्ड कोई नहीं किया था। जब सिजोफ्रेनिया वर्ड कोई नहीं हुआ था तो हम पहले क्या बोलते थे? इसको डिमेंशिया प्रिकॉक्स। अब डिमेंशिया प्रिकॉक्स था, तो अब इसको जो फर्स्ट टाइम सिजोफ्रेनिया जो यूज़ किया था, यानी कि फर्स्ट टाइम सिजोफ्रेनिया वर्ड जो यूज़ किया था, वो किसने किया था? यूजेन ब्लूलर ने। यानी कि यूजेन ब्लूलर ने क्या किया था? सबसे फर्स्ट टाइम सिजोफ्रेनिया वर्ड का यूज़ किया था। और ये कब यूज़ किया था इन्होंने? 1911 के अंदर। यानी कि 1911 में 1896 में तो डिमेंशिया प्रिकॉक्स आया, 1911 में क्या आया था? हमारा यूजेन ब्लूलर सर ने सिजोफ्रेनिया वर्ड दिया था। इन्होंने जब ये वर्ड दिया था, इन्होंने क्या किए थे? सिजोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स कॉइन किए थे, जिनको हम बोलते हैं 4A सिम्टम्स। यानी कि यूजेन ब्लूलर ने जो सिम्टम्स दिए थे उनको हम बोलते हैं 4A सिम्टम्स। 4A सिम्टम्स क्यों बोलते हैं? इन्होंने जो सिम्टम्स दिए थे वो सारे किससे स्टार्ट होते थे? ए वर्ड से। यानी कि हमारी अल्फ़ाबेटिक ए वर्ड जो होता है उससे स्टार्ट होते हैं सारे के सारे वर्ड्स। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं क्या? 4A सिम्टम्स।
अब ये सर ने जो सिम्टम्स दिए थे यूजिन ब्लूलर ने, उनको 4 सिम्टम्स बोलते हैं। उनमें कौन कौन से 4 सिम्टम हैं? फर्स्ट वन जो हमारा होता है वो होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब क्या है? ऑटिज्म का मतलब होता है कि सोशल विड्रॉल, यानी कि इसमें जो पेशेंट होता है उस पेशेंट को सोसाइटी से मतलब नहीं होता। वो कहते हैं ना कि भाड़ में जाए दुनियादारी। इसमें उस पेशेंट के लिए सोसाइटी डजेंट मैटर कि क्या है क्या नहीं है, उसके लिए भाड़ में गई है दुनियादारी। तो वो होता है हमारा ऑटिज्म। सेकेंड वन होता है हमारा एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस नॉर्मल लाइफ में भी हर किसी के साथ में, मतलब किसी न किसी के साथ आता ही रहता है। जब मैंने 12th पास की थी तब मेरे सामने 2 ऑप्शन थे कि मैं MBBS करूँ या फिर BSc नर्सिंग करूँ। मेरा था कि मैं MBBS करूँ, लेकिन पापा चाहते थे कि मैं नर्सिंग करूँ। तो फिर मैंने क्या की कि 1 साल मैंने अपनी जिद पूरी की कि मैंने 1 साल नीट की तैयारी की। फिर उसके बाद जब मेरा नहीं हुआ तो मेरे को पापा की जिद पूरी करनी पड़ी कि मेरे को नर्सिंग करनी पड़ी। तो वो मेरे सामने क्या था कि जस्ट 12th पास करते मेरे को सामने एम्बिवेलेंस था, दुविधा थी। और वो दुविधा, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिवेलेंस को अनेबल टू डिसाइड। उस टाइम मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मेरे को MBBS करनी है या नर्सिंग करनी है। तो वो मेरे लिए क्या था? एम्बिवेलेंस था। ये पेशेंट के अंदर भी होता है, सिजोफ्रेनिया के अंदर। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट, मेरे लिए तो वो एक टाइम था जिसके अंदर ये कंडीशन थी। लेकिन सिजोफ्रेनिया के अंदर तो उसको जब भी आप दो वर्ड दे दोगे या 2 डिसीजन मतलब 2 पार्ट में से एक डिसीजन लेने के लिए कहोगे तो वो क्या करेगा? डिसीजन ले नहीं पाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंस। अफेक्ट फ्लैटनिंग, इसके अंदर क्या होता है? उसके जो रेजिस्टेंस टू इमोशंस, यानी कि उसके इमोशंस जो हैं उनके खिलाफ वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि उसको ना तो खुशी की परवाह ना उसको गम की टेंशन, चाहे उसके लिए खुशी हो या गम हो, सर्दी हो बरसात हो, कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। यानी कि रेजिस्टेंट टू इमोशंस के लिए वो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद में 4th वन हमारा है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन ये क्या होता है? हॉलमार्क साइन होता है किसका? सिजोफ्रेनिया का। इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट की जो थिंकिंग होती है वो इनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है? उसकी थिंकिंग इनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है। इसमें क्या होगा? इनकोऑर्डिनेटेड थिंकिंग क्या होती है? इसके अंदर जो पेशेंट शब्द बोलता है या जो फ्रेजेस बोलता है या सेंटेंस बोलता है उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जैसे मैं, अगर एक पेशेंट है सिजोफ्रेनिया का, वो क्या बोलेगा? मेरे पास बैट है, मेरी कार का कलर लाल है, मुझे आज पार्क में एक लड़की देखने को मिली, आसमान का रंग नीला होता है, मेरे जग का कलर भी पीला है, ऐसे बोलेगा। तो इन सारे सेंटेंसेस का कोई मतलब नहीं है। वो किसके अंदर आता है? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब, उसका मतलब होता है कि इन कोऑर्डिनेशन इन थिंकिंग। तो ये 4 जो हमारे सिम्टम थे वो किसने दिए थे? यूजेन ब्लूलर ने। यानी कि सर यूजेन ब्लूलर ने क्या दिए थे? 4 सिम्टम्स दिए थे, जिनमें ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, अफेक्ट फ्लैटरिंग और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद में क्या था कि हमारे एक और साइंटिस्ट आए। हमारे जो एक और साइंटिस्ट आए उनका नाम था कर्ट सिंडर। यानी कि कर्ट सिंडर सर जो आए थे उन्होंने हमारे फिर क्या दिया? फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिए। यानी कि 4A सिम्टम्स के बाद फिर आता है फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। और ये फर्स्ट रैंक सिम्टम्स किसने दिए थे? सर कर्ट सिंडर ने। यानी कर्ट सिंडर ने क्या दिए थे? फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिए थे। इन्होंने क्या किए? उसके अंदर 11 सिम्टम्स कॉइन किए थे। यानी कि उन्होंने 11 सिम्टम्स के बारे में अपने थ्योरी के अंदर बताया था कि कर्ट सिंडर ने जो सिम्टम दिए, फर्स्ट रैंक सिम्टम, कितने सिम्टम दिए? 11। उन्होंने बताया कि 3 ऑडिटरी फिनोमिना होते हैं। यानी कि 3 सिम्टम जो आएंगे वो ऑडिटरी से रिलेटेड होंगे, 3 सिम्टम थॉट से रिलेटेड होंगे, 3 सिम्टम मेड से रिलेटेड होंगे, और 2 सिम्टम जो आते हैं वो एसोसिएटिव सिम्टम्स होते हैं, जिनमें एक सोमेटिक पैसिविटी होता है और एक डेल्यूजनल मेड होता है, यानी कि डेल्यूजनल फिनोमिना होता है। जब हम ऑडिटरी फिनोमिना की बात करते हैं तो ऑडिटरी फिनोमिना के अंदर क्या होता है? हमारा सबसे फर्स्ट वन आता है थॉट इको। थॉट इको का मतलब क्या होता है? पेशेंट जो होता है, पेशेंट के दिमाग में जो चल रहा होता है या उसकी जो थिंकिंग होती है वो उसको क्या होती है? सुनाई देती है, जिसको बोलते हैं थॉट इको, या इसको हम बोलते हैं सोनोराइजेशन। सोनोराइजेशन, या तो हम इसको बोलेंगे थॉट इको या इसको बोलोगे सोनोराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट जो होता है उसकी जो थिंकिंग होती है, उसकी थिंकिंग उसको सुनाई देती है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिबल थॉट। ऑडिबल थॉट यानी कि उसकी थिंकिंग, यानी जो उसके थॉट चल रहे दिमाग में वो उसको सुनाई देते हैं। हम थॉट को खाली फील कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या होता है? सुनाई भी देते हैं। उसके बाद में सेकंड वन है कमांडिंग और कमेंट्री। इसको क्या होता है कि सेकंड पर्सन जो होता है उसके साथ में, या सेकंड पर्सन की उसको क्या आते हैं? कमांड आते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। जबकि अगर आपके साथ कोई वो पेशेंट बैठा है तो आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन उसको क्या लगता है कि उसको कोई एनीबॉडी इज कमांडिंग मी, कोई मेरे को कमांड दे रहा है। या फिर कोई उसको क्या सुनाई देगी? कमेंट्री, यानी कि कोई कमेंट्री की वॉइस सुनाई देगी कि लगातार उसके साथ क्या हो रही है? कमेंट्री हो रही है या कमांड उसको मिल रही है। थॉट इको जो होता है फर्स्ट पर्सन एल्यूसिनेशन होता है, यानी कि खुद के अंदर। कमांडिंग और कमेंट्री जो होती है सेकंड पर्सन एल्यूसिनेशन होता है कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है या कोई उसको कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है। एक होता है थर्ड पर्सन एल्यूसिनेशन, और इसके अंदर उसको क्या होता है? थर्ड पर्सन एल्यूसिनेशन। कोई सराउंडिंग में मौजूद नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है या मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, और वो आवाज़ मुझे यहाँ सुनाई दे रही है। फिर वो चाहे पर्सन मीलों दूर ही क्यों ना हो, वो उसको क्या होगी? सुनाई देगी।
जबकि अगर आप उसके साथ हो तो वो वॉइस आपको सुनाई नहीं देगी, और वो वॉइस को क्या करता है, रिप्लाई भी करता है। तो ये होता है हमारा थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन, जिसमें उसको क्या होता है, थर्ड पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे काफ़ी दूर होता है, और वो उसको रियल में उसको क्या होता है, ये केवल हेलुसिनेशन है, वो उसको एक्चुअल याद नहीं कर रहा होता। तो ये था हमारा ऑडिटरी फिनोमिना। फर्स्ट वन थॉट इको, जिसमें उसकी खुद की थॉट उसको सुनाई देती है। सेकंड वन कमांडिंग और कमेंट्री, कि उसको कमेंट्री फॉर्म सुनाई देती है, या फिर उसको लगता है कि कोई मुझे आदेश दे रहा है। थर्ड वन में होता है कि उसको क्या होता है कि किसी तीसरे पर्सन की वॉइस सुनाई देती है कि वो मुझे कुछ कह रहा है, वो मुझे बोल रहा है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। तो ये थे हमारे ऑडिटरी फिनोमिना। सेकंड वन हम बात करते हैं थॉट फिनोमिना। थॉट फिनोमिना क्या होते हैं, इसके अंदर पेशेंट को लगता है कि उसकी थॉट जो है, या तो उसकी थॉट, उसके अंदर जो थॉट सारी है किसी ने निकाल ली है, या उसको लगता है कि उसके थॉट कोई ज़बरदस्ती जो वो सोच रहा है वो किसी ने ज़बरदस्ती उसके अंदर इंसर्ट किया है, या फिर उसको लगता है कि उसके थॉट को ना कोई अनदर पर्सन पूरे जहाँ में उसको बता रहा है, यानी कि बोल बोल के वो सबको बता रहा है कि वो क्या सोच रहा है। कि मैं, अगर मैं पेशेंट हूँ तो मेरे को क्या लगेगा कि मेरी थॉट को कोई अनदर पर्सन क्या कर रहा है कि सबको बता रहा है। तो सब फर्स्ट वन हम बात करते हैं थॉट इंसर्शन की। थॉट इंसर्शन क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि जो वो सोच रहा है वो खुद नहीं सोच रहा है, कि किसी ने, ये जो थॉट आ रही है वो किसी और ने उसके दिमाग में डाल दिया है, यानी कि ज़बरदस्ती किसी ने उसके दिमाग में ये थॉट डाल दिया है, इसलिए वो सोच रहा है। थॉट विड्रॉल का मतलब कि जो पेशेंट अभी सोच रहा था, सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उसको लगता है कि किसी ने उसकी थॉट चुरा ली है, यानी कि उसकी थॉट को क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है या निकाल लिया है। तो इंसर्शन के अंदर तो किसी ने उसके अंदर थॉट डाल दी है जो वो सोच रहा है। इसके अंदर क्या लगता है कि मेरे पास थॉट ही नहीं है, मैं तो अभी कुछ सोच रहा था, अभी अभी मेरी थॉट चली गई, तो इसका मतलब किसी ने उसकी थॉट निकाल ली है, उसको वहम होता है। फिर होता है थॉट विड्रोवल, थॉट इंसर्शन, और इसके अंदर होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थर्ड वन हमारा होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि मेरी थॉट या पेशेंट की थॉट क्या होती है, उसको लगता है कि उसकी थॉट कोई आदमी है जो जोर जोर से बोल के सबको बता रहा है, यानी ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि सबको पता लग रहा है, उसकी थॉटों के बारे में सबको पता लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो ये हमारे थे 3 थॉट फिनोमिना। थॉट इंसर्शन, ज़बरदस्ती कोई उसके दिमाग में थॉट डाल रहा है। थॉट विड्रॉल, यानी किसी ने उसकी थॉट निकाल ली है और उसका दिमाग ब्लैंक हो गया है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब कि उसकी थॉट जोर जोर से बोली जा रही है, उसको बोलते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थर्ड वन हमारा है मेड फिनोमिना। मेड फिनोमिना का मतलब क्या है कि जो भी वो काम कर रहा है, जो भी काम वो कर रहा है वो उसके द्वारा नहीं किया जा रहा, कोई और पर्सन है जो उसको क्या करवा रहा है, उससे वो काम करवा रहा है। यानी कि मेड इम्पल्सेस का मतलब है कि जो इम्पल्सेस वो कर रहा है, यानी कि जो इम्पल्सेस उसके अंदर आ रहे हैं वो क्या है, वो खुद नहीं आ रहे, किसी ने उसके अंदर डाले हैं, वो या वो किसी और के द्वारा ये इम्पल्स उसके अंदर डाले गए हैं, उसको बोलते हैं मेड फिनोमिना। यानी कि मेड का मतलब क्या है कि उसके खुद के नहीं है, किसी और ने उसके अंदर बनाए हैं, या मेड का मतलब है कि किसी और ने उसके अंदर ये डाले हैं या बनाए हैं। तो मेड इम्पल्सेस, यानी कि ये इम्पल्सेस खुद के नहीं है, किसी और ने आके मेरे अंदर ये इम्पल्स डाले हैं, यानी कि मेड इम्पल्सेस। मेड वोलिशंस का मतलब है कि जो बातें वो बोल रहा है, जो काम वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा, कोई और मुझसे करवा रहा है, या किसी और ने आया, कोई और आया और उसने मेरे को ये कहा है, तब और खुद ही कर रहा है, वो मैं कुछ नहीं कर रहा। यानी कि वो मानता, उसका इसमें मानना होता है कि वो जो मेड के अंदर वो खुद कुछ नहीं करता, उसके दूसरे के द्वारा ये काम करवाया जाता है। मेड जो इम्पल्सेस आ रहे हैं वो मेरे नहीं है, किसी दूसरे के हैं। वोलिशंस में वो जो बातें कह रहा है, वो जो एक्ट कर रहा है, ये मेरे नहीं है, ये किसी और के हैं। और मेड अफेक्ट में कि ये जो थॉट्स, ये जो मैं खुश हूँ, ये मैं खुश हूँ, ये मैं खुद खुश नहीं हूँ, या मैं दुखी हूँ, मैं खुद दुखी नहीं हूँ, ये कोई और है, पर्सन है जो खुद वो दुखी है, वो सुखी है, ये सारे अफेक्ट जो होते हैं वो उसके हैं। तो ये था हमारा मेड फिनोमिना। कि मेड फिनोमिना का मतलब क्या हुआ कि जो भी काम मेरे साथ हो रहा है, घटित हो रहा है, समथिंग हैपनिंग विद मी, इट्स नॉट माइन, इट्स समबडी अदर, कि ये किसी और अदर पर्सन के हैं। तो ये था हमारा मेड। फोर्थ वन हमारा है सोमेटिक पैसिविटी। सोमेटिक पैसिविटी का मतलब है कि कोई उसकी बॉडी को कंट्रोल करके रखा हुआ है, या उसके बॉडी को या उसके ऑर्गन्स को दबा रहा है, जिसको हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यानी डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल या सोमेटिक पैसिविटी का मतलब क्या है कि समबडी इज प्रेसिंग माई बॉडी और ऑर्गन्स, कि कोई मेरे है जो मेरे बॉडी को या ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, दबा रहा है, यानी कि मेरी बॉडी किसी और के कंट्रोल में है जो कि मेरी बॉडी को दबा रहा है, उसको हम बोलते हैं सोमेटिक पैसिविटी। फाइनल वन है डेल्यूजनल फिनोमिना। डेल्यूजनल फिनोमिना का मतलब क्या है, डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, फॉल्स फिक्स बिलीफ, यानी कि फॉल्स है लेकिन उसके पेशेंट के दिमाग में फिक्स है, और क्या है वो बिलीफ है, उसके दिमाग में जो फॉल्स बिलीफ है, यानी कि उसको लगता है कि ये चीज़ है और सही है, ये पेशेंट को लगता है, लेकिन अदर के लिए क्या होता है, वो फॉल्स होते हैं और केवल बिलीफ होते हैं कि ऐसा माना जाता है। लेकिन पेशेंट के लिए वो क्या होता है, बिलीफ होते हैं और ट्रू होते हैं, तो वो होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ जो पेशेंट के लिए सही है। डेल्यूजनल फिनोमेना, और सबसे मोस्ट कॉमन जो इसमें होते हैं, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजनल आइडिया, डेल्यूजनल मूड, डेल्यूजनल
मूड हो गया, और डेल्यूजनल मेमोरी, ये सारे क्या होते हैं हमारे डेल्यूजनल फिनोमेना है। डेल्यूजन क्या होता है, फॉल्स फिक्स बिलीफ जो होते हैं पेशेंट के, उनको हम बोलते हैं डेल्यूजन। तो ये थे हमारे 11 सिम्टम्स जो किसने दिए थे, कर्ट सिंडर ने, और इनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रैंक सिम्टम। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, ये टोटल सिम्टम जो हैं, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स है। टोटल सिम्टम पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स। इनको हम पॉजिटिव सिम्टम्स क्यों कहते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स, इनको पॉजिटिव सिम्टम्स क्यों कहते हैं, जितने भी सिम्टम हैं हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी से कुछ एक्स्ट्रा हैं। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है उससे कुछ भी ज़्यादा हो, उससे अगर उसके अंदर सोचने की कैपेसिटी ज़्यादा हो, सुनने की कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम होते हैं। पॉजिटिव का मतलब है जो है उसमें कुछ प्लस है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव और कैटाटोनिक सिम्टम्स की। तो वो क्या होता है, हमारे नेगेटिव का मतलब वो क्या होगा, ये तो थे पॉजिटिव सिम्टम जिनके अंदर पेशेंट के जो अंदर एबिलिटी है उससे कुछ ज़्यादा है। यानी कि ऑडिटरी के अंदर नॉर्मल सुन सकता है, लेकिन इसके अंदर वो कुछ ज़्यादा ही सुन सकता है, तो ये पॉजिटिव सिम्टम है। थॉट फिनोमिना के अंदर वो सोच सकता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सोच सकता है, ये तो थॉट फिनोमिना। थर्ड वन मेड फिनोमिना, कि वो कुछ कर सकता है लेकिन इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही कर जाता है, वो मेड के अंदर। सोमेटिक पैसिविटी के अंदर उसको लगता है, बिलीफ सबके अंदर होता है लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही बिलीफ होते हैं। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है, जो नॉर्मल होता है उससे कुछ ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा क्या होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स। और नेगेटिव के अंदर नॉर्मल जो है उससे भी कुछ कम हो जाए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा मोटिवेशन है, अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूँ, मतलब मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं आया कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो वो क्या हो गया, मेरे नेगेटिव सिम्टम्स हैं। इसके अलावा मेरे को पढ़ाने से खुशी मिल रही है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और मैं कंटिन्यूस सेम मूड में हूँ, तो मतलब मेरे अंदर कोई खुशी नहीं है, प्लेजर नहीं है, उसको मैं क्या हो जाऊँगा, अनेडोनिक। तो ये थे वो। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम नेगेटिव सिम्टम्स की और कैटाटोनिक सिम्टम्स की। नेगेटिव सिम्टम क्या होते हैं कि पेशेंट के पास जो एबिलिटी पहले से है, इनकी पेशेंट के पास जो कैपेसिटी है उससे भी डिक्रीज हो जाना, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। तो नेगेटिव सिम्टम्स में एपैथी, सबसे फर्स्ट वन जो हमारा आता है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि पहले जैसे मेरा इंटरेस्ट, पहले क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट था, आज मैं क्या होता है क्रिकेट खेलता ही नहीं हूँ, क्यों, मेरा इंटरेस्ट गिर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सिजोफ्रेनिक है, कि मेरे काम की वजह से मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता इसलिए मेरा इसमें इंटरेस्ट कम हो गया है। लेकिन इसमें पेशेंट को क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसको टाइमिंग है उसके पास लेकिन वो नहीं कर पाता। तो वो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर वर्क के अंदर कम हो गया है। तो वो क्या किसके अंदर आता है, अपैथी के अंदर। सेकंड वन आता है हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई पहले कोई स्टूडेंट था, वो पहले बहुत अच्छा पढ़ता था लेकिन अब वो नहीं पढ़ता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, या उसका क्या हो गया, मोटिवेशन चला गया है, या लॉस ऑफ मोटिवेशन जो होता है उसको किसके अंदर आता है, एवोल्यूशन। यानी कि पहले मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, आज मैं नहीं पढ़ पाता, क्यों, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब मेरे पास कोई आगे पढ़ने की वजह नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इसमें पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट के पास मोटिवेशन ही नहीं है, पेशेंट बेरोजगार होगा लेकिन तब भी नहीं पढ़ेगा, तो वो क्या होगा, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होता, और वो किसके पेशेंट के अंदर होता है, सिजोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर। थर्ड वन होता है एलॉजिक, यानी कि इनएबिलिटी ऑफ थिंकिंग। इसमें नॉर्मल पेशेंट अच्छे से थिंक कर सकता है, मैं हूँ अच्छे से थिंक कर सकता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकता हूँ, लेकिन इसमें पेशेंट जो होगा उसके पास ये थिंकिंग एबिलिटी जो होती है ये भी लॉस हो जाती है, यानी कि वो सोचने के अंदर भी इनकैपेबल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एलॉजिक। फोर्थ वन हमारा अनहेडोनिक। अनहेडोनिक का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ प्लीजर, यानी कि मेरे को कोई काम करने के बाद खुशी मिलती है, क्रिकेट खेलने के बाद मेरे को खुशी मिलती है, खाना खाने के बाद मेरे को खुशी मिलती है, लेकिन इसमें पेशेंट को क्या होगा कि कोई कुछ भी काम कर ले, कोई एक ऐसा भी काम कर लो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा था वैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये क्या होता है, लॉस ऑफ प्लेजर, उसको हम बोलते हैं एनेडोरिक। फिर आता है अफेक्टिव फ्लैटरिंग। इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स, यानी कि उसके जो इमोशंस है वो उनका रेस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर पाता, या उसके अंदर वो कहें कि उन इमोशंस के रेस्पॉन्स करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। यानी कि उसको किसी काम को करने के बाद हंसना चाहिए, हंसने, तो वो सारे रेस्पॉन्स जो होते हैं, इमोशनल रेस्पॉन्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लैक ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स, वो सारे खत्म हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अफेक्टिव फ्लैटरिंग। फिर आता है अटेंशन डेफिसिट, यानी कि पहले कोई सिजोफ्रेनिक पेशेंट था, वो पहले बहुत अच्छा था, उसका अटेंशन बहुत अच्छा था, वो किसी चीज़ पे अच्छे से फोकस कर पाता था, लेकिन आज वो क्या होता है, उसका अटेंशन डेफिसिट हो गया, यानी कि उसके अंदर अटेंशन करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो गई, जिसको हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट। यानी कि डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन का मतलब तो ये होता है कि पहले उसका अटेंशन था, फिर उसके बाद कुछ देर बाद फिर उसका अटेंशन किसी दूसरी चीज़ पे चला गया, वो होता है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि बीच बीच में अटेंशन का टूटना। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसको अटेंशन होता ही नहीं है, किसी चीज़ पे अटेंशन होता ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट। तो ये थे हमारे नेगेटिव सिम्टम्स। हम बात करते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम्स जो थे, पॉजिटिव हमारे ऑल फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, ऑल फर्स्ट रैंक सिम्टम, वो हमारे क्या हैं,
पॉजिटिव सिम्टम्स थे। यानी कि हम बात करें फर्स्ट रैंक सिम्टम जो कर्ट सिंडर ने दिए थे वो हमारे क्या है, पॉजिटिव सिम्टम है, और ये सारे हमारे क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स है। एपैथी, एवोल्यूशन, एलर्जिक, एनेडोनिक, अफेक्टिव फ्लैटनिंग और अटेंशन डेफिसिट, ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स हैं। इनके अंदर क्या होता है कि पेशेंट का पहले इंटरेस्ट था, अब नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं उसके उस इंटरेस्ट में कमी हुई है, और नॉर्मल से कमी होना नेगेटिव सिम्टम्स। तो ये सारे क्या हैं, सारे पेशेंट की पहले नॉर्मल एबिलिटी से सारे के अंदर कमी हो गई है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं कैटाटोनिक सिम्टम्स की। तो कैटाटोनिक सिम्टम्स, कैटाटोनिक का मतलब क्या होता है, कैटाटोनिक का मतलब होता है इनएबिलिटी टू मूव प्रॉपरली, यानी कि मूवमेंट जो होते हैं हमारे वो प्रॉपरली नहीं होते। इसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होंगे, जिसको बोलते हैं कैटाटोनिक। और सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स जो है मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर है, इनके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट पेशेंट की क्या होती है, अल्टर होती है। तो ये सारे हैं हमारे कैटाटोनिक सिम्टम्स। फर्स्ट वन होता है ऑटोमेटिक ओबीडेंस। इसके अंदर क्या होगा कि ऑटोमेटिक ओबीडेंस का मतलब है कि मैंने आपको कोई कमांड दिया, मैंने आपको कहा कि 100 पेज असाइनमेंट आपको लिखने हैं, और आपने बिना सोचे समझे वो लिख लिए, वो आपका आएगा ऑटोमेटिक ओबीडेंस के अंदर। फॉलोइंग कमांड विदाउट थिंकिंग, आपने सोचा ही नहीं कि मेरे हाथ में दर्द होगा, मेरे पास पेज नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सारे सोचे समझे बिना आपने सारा काम कर दिया, वो किसके अंदर आता है, ऑटोमेटिक ओबीडेंस के अंदर। तो ऑटोमेटिक ओबीडेंस, सर ने आपको कहा और आपने कर दिया, आपको किसी ने कहा आपने कर दिया, आपने सोचा भी नहीं, फिर चाहे उसके अंदर रिस्क हो चाहे रिस्क नहीं हो, वो सारे किसके अंदर आएंगे, ऑटोमेटिक ओबीडेंस के अंदर। फिर आता है नेगेटिविटीज़। नेगेटिविटीज़ का मतलब होता है डूइंग अपोजिट थिंग, यानी कि जो पेशेंट क्या होगा, आप बोलोगे कुछ और ये करेगा कुछ, मतलब आपने जो बोला कि मेरे को पानी चाहिए नहीं चाहिए, ये इसका सेम एग्जांपल नेगेटिविटीज़ का एग्जांपल मेरी छोटी सिस्टर थी। तो पहले मैं उसको जब कुछ कहता कि पानी लेके आ, तो पानी नहीं लाती। एक दिन मैंने उसको कहा कि मेरे फ़ोन चल तू फ़ोन चला ले, उसने कहा नहीं आज तो मैं फ़ोन नहीं चलाऊँ। फिर मेरे को अच्छा बहाना मिल गया, तो मैं उसको क्या कहता, जब भी मेरे को कोई काम करना होता मैं उसको जस्ट उसको अपोजिट कहता कि चल आज मैं तेरे हाथ से पानी नहीं पीऊँगा, तो मेरे को ज़बरदस्ती पानी ला के देती है। मैं कहता कि मैंने मेरे लिए खाना बिल्कुल नहीं लाना, तो वो मेरे लिए खाना लाती। फिर मैं कहता कि मेरे फ़ोन को चल आज चला ले, तो मेरे फ़ोन को नहीं चलाती। तो वो सारे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। जब मैं उसको कहता कि मेरा फ़ोन चला ले, तो सबसे पहले फ़ोन चलाती। इसका मतलब क्या था कि वो, फिर मैंने सोचा कि पागल तो है लेकिन इतनी भी पागल नहीं है, इसलिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो पेशेंट को आप कुछ भी कहो, वो पेशेंट क्या करेगा, उल्टा ही करेगा। आप उसको बोलोगे कि नहीं फ़ोन नहीं चलाना, तो फ़ोन चलाएगा। आप बोलोगे फ़ोन चला ले, फ़ोन नहीं चलाएगा, तो क्या करेगा, अपोजिट, यानी कि पेशेंट जो होगा सारा अपोजिट करेगा। थर्ड वन आता है साइकोलॉजिकल पिलो। साइकोलॉजिकल पिलो क्या होता है कि पेशेंट जब लेट रहा होता है, यानी कि पेशेंट जब सो रहा होता है, तो क्या करता है कि अपने हेड को इस तरीके से उठा लेता है कि जैसे उसके सर के नीचे पिलो लगा हुआ हो। तो रेज्ड हैंड विदाउट पिलो वाइल स्लीपिंग, जब सो रहा है, यानी कि जग रहा है तब तो ठीक है कि कर भी ले, सो रहा है जब भी उसका सिर उठा हुआ है, उसको लग रहा है कि मेरे नीचे पिलो लगा हुआ है, तो वो किसके अंदर आता है, साइकोलॉजिकली पिलो। उसका साइकोलॉजिकल पिलो सेट है, और वो भी कब, जब वो सो रहा है, यानी कि रेज्ड हेड विदाउट पिलो, बिना तकिए के भी, और कब, जब सो रहा है, वाइल स्लीपिंग। तो यह है साइकोलॉजिकल पिलो। फोर्थ वन हमारा है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि रिमेन इन एन इमोबाइल पोजीशन, कि एक कंटिन्यूस पोजीशन में रहना, और एक कंटिन्यूस पोजीशन में रहना, चाहे उस पेशेंट के जॉइंट पेन करे, मसल पेन करे, कुछ भी करे, लेकिन उस पेशेंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ तक थे हमारे नेगेटिव सिम्टम और कैटाटोनिक सिम्टम। तो यहाँ तक थे हमारे सिम्टम्स। अब बात ये थी कि हमने फर्स्ट सिम्टम क्यों पढ़े। हम पहले सिजोफ्रेनिया के कोजेस पढ़ सकते थे, हम उसकी साइकोपैथोलॉजी पढ़ सकते थे, हम उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ सकते थे, सिम्टम बाद में पढ़ सकते थे। लेकिन जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब उसमें हम ICD-4 में पढ़ेंगे कि ICD-4 में जो सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स में से सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इस डिजीज़ को क्लासीफाई करेंगे। इसलिए हमें ज़रूरी था कि सिम्टम्स को हम पहले पढ़ें, और इसीलिए हमने सिम्टम को सिस्टमेटिक रूप से पढ़ा है। तो यहाँ तक थी आज की हमारी क्लास। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कोजेस, साइकोपैथोलॉजी और इसका क्लासिफिकेशन और इसका ट्रीटमेंट। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।